जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस पे। तो आज हम दिसंबर 2023 के जो पेपर हैं उसका भाग 3 देखेंगे। उससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अगर आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द एसे व्हाई मैरिज मैटर्स। व्हाई मैरिज मैटर एसे के लेखक कौन है? जेस एलिसन, कैटलीन फैल्कन, जॉन गॉटमैन या रॉबिन्सन। जो राइट आंसर है वह है कैटलीन फैल्कन जो है इस व्हाई मैरिज मैटर्स के जो है लेखक हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे गुणात्मक दृश्य श्रव्य डिजिटल पद्धति नहीं माना जा सकता है? चलचित्र, अखबार, छायाचित्र, कंप्यूटर संदेश। तो यहाँ पे श्रव्य दृश्य डिजिटल जो है वह अखबार आ जाएगा, जो गुणात्मक नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दिए गए कूटों के अनुसार। तो यहाँ द सेवियस माइंड जो है वह हो जाएगा क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस का। द अंडमान आइसलैंडर, तो अंडमान आइसलैंडर जो संबंधित है वह संबंधित है आर रेडक्लिफ ब्राउन से। सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी जो पुस्तक है वह बी मैलिनोवस्की से रिलेटेड है। और सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनालिटीज, सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनालिटी की बात करते हैं टालकट पार्सन्स। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह सेकंड हो जाएगा, सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी, बी मैलिनोवस्की, अंडमान आइसलैंडर, आर रेडक्लिफ ब्राउन, सेवेज माइंड, क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस और सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनालिटी टालगट पार्सन से रिलेटेड है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवाद से संबंधित है? मैक्स मूलर, ए.बी. टायलर, आर मैरेट या बी मैलिनोवस्की। तो मैक्स मूलर है जो प्रकृतिवाद की बात करते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं? तो यहाँ पूछा है साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो नैतिक हैकिंग को साइबर अपराध नहीं माना जाता है, पहली चीज। तो जहाँ जहाँ बी है हमारा उसको हम हटा देंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, अवैध तरीके से हैकिंग, मालवेयर छोड़ना या भेजना, अवैध सामग्रियों को अपलोड करना, साइबर स्टॉकिंग। ये चारों जो है साइबर अपराध की श्रेणी में रखे जाएंगे। अगला प्रश्न है, मैच करना है हमें। तो मैथोलॉजी जो पुस्तक है वह संबंधित है क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस से। साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर, तो साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर की बात करते हैं रेडक्लिफ ब्राउन। टैबू की बात करते हैं बी मैलिनोवस्की। और द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन की बात करते हैं टालगट पार्सन। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह थर्ड हो जाएगा। मैथोलॉजी की बात करते हैं क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस। साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर की बात करते हैं आर रेडक्लिफ ब्राउन। टैबू की बात करते हैं बी मैलिनोवस्की। और द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन की बात करते हैं टालगट पार्सन।
अगला प्रश्न है एथोडोमेथोडोलॉजी। तो एथोडोमेथोडोलॉजी की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं या संबंधित हैं? तो सामान्य लोगों की पद्धति के अध्ययन जिसमें प्रतिदिन के जीवन के अर्थपूर्ण को व्यवस्थित बनाए रखा जाता है उसका अध्ययन किया जाता है, सही है। जब लोग वार्ता और अंतःक्रिया करते हैं तो अपने आसपास चल रही गतिविधियों की व्याख्या के तहत सतत रूप से संलग्न रहते हैं, यह भी सही है। वार्ता और क्रिया के बीच एक अंतर संबंध होता है, यह भी स्टेटमेंट जो है सही होता है। और अगला है एक बड़े आकार के निदर्शन के माध्यम से अत्यधिक संरचित साक्षात्कारों में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे जब बड़ा आकार दे दिया है तो एथोडोमेथोडो नहीं लागू होगा, कि एथोडोमेथोडो में दिन प्रतिदिन की घटनाओं का जो है अध्ययन किया जाता है, रोजमर्रा की क्रियाओं का। तो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, ए, बी और सी सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन नव धार्मिक आंदोलन के 3 मुख्य प्रकारों की श्रेणीबद्ध नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? विश्व स्वीकार, विश्व अस्वीकार, विश्व संघर्षी, विश्व अनुग्राही। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा विश्व संघर्षी जो है नहीं है। बाकी जो है उसके टाइप आप है विश्व स्वीकार, विश्व अस्वीकार, विश्व अनुग्राही, तीनों नवधार्मिक आंदोलन की टाइप है। अगला प्रश्न है एवरी सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू द ग्रुपिंग एंड स्ट्राटा विद द डेस्टिनेटिव लाइफ स्टाइल हु सेड। तो किसने कहा कि प्रत्येक समाज का विभाजन समूह के रूप में है उसके जीवन शैली के अनुसार? कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर या थर्स्टन वेपलर। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा लाइफ स्टाइल के आधार पर वर्गों का निर्धारण या समूहों का निर्धारण करते हैं मैक्स वेबर। अगला है सांस्कारिक जगत को स्वीकार करने वाले 9 धार्मिक आंदोलनों में से कौन से हैं? 9 धार्मिक आंदोलनों में से कौन से हैं? आत्मविज्ञान का चर्च, अनुभावित मनन, इस्कॉन इंटरनेशनल, सोसाइटी फॉर क्रिस्ट कॉन्शियसनेस या ओइम परम सत्यम। तो इनमें से कौन से 9 धार्मिक आंदोलन से संबंधित हैं या स्वीकार करने वाले 9 धार्मिक होते हैं? तो आत्मविज्ञान चर्च और अनुभावित मनन जो है उससे संबंधित है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा हमारा, आत्मविज्ञान चर्च और अनुभावित मनन। अगला है सापेक्षिक निर्धनता। सापेक्षिक निर्धनता के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? यह एक सार्वजनिक और अवर्जनीय है। अवर्जनीय है मतलब सभी जगह देखने को मिल जाता है, तो यह भी सही है। इसका संबंध अपने से अधिक अच्छी स्थिति में रहने वाले लोगों की अपेक्षा कुछ लोगों की वंचितता है, यह भी सही है कि सापेक्षिक वंचना यह होती है कि वह चीज़ें उनके पास हैं हमारे पास नहीं है। हमसे जो अच्छे संपन्न होते हैं यह देखते हैं, उनकी तुलना में हम अपने आप को गरीब पाते हैं, उसको सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। उसके बाद यह पर्याप्त पोषण और निर्वहन हेतु सर्वसहमति से निर्धारित न्यूनतम संसाधनों की उपलब्धता है। तो सापेक्षिक निर्धनता नहीं, यह निर्धनता की बात करता है कि निर्धनता का जो निर्धारण होता है उसकी बात कर रहा है। तो सी नहीं होगा। यह विशिष्ट सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित मूल्यों और जीवन स्तर पर निर्भर करता है। तो यह स्टेटमेंट भी सापेक्षिक निर्धनता में के बारे में जो है सही है। तो यह राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, कि सापेक्षिक निर्धनता के बारे में सत्य है कि यह सार्वजनिक और अवर्जनीय अर्थात सभी जगह देखने को मिल जाता है। इसका संबंध अपनी से अच्छी स्थिति में रहने वालों लोगों के अपेक्षा कुछ लोगों की वंचितता महसूस करना होता है, यह भी सही है। और यह विशिष्ट सामाजिक समूहों को निर्धारित मूल्यों और जीवन स्तरों पर निर्भर करता है, तो यह भी सही
है। तो यहाँ ए बी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है समाजशास्त्र में प्रकार्यवादी दृष्टिकोण किसके विरोध की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ है? सामाजिक नृविज्ञानी पद्धति, उद्विकासी पद्धति, अर्थशास्त्री पद्धति या अंतःक्रियात्मक पद्धति। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सेकंड, कि प्रकार्यवादी दृष्टिकोण का विकास जो है उद्विकासी पद्धति के विरोध स्वरूप हुआ है। अगला प्रश्न है जिस प्रकार आधुनिकीकरण ने समाज की सामंतवादी व्यवस्था को बिरघाट किया है या विघटित किया है, उसी प्रकार आज आधुनिकीकरण औद्योगिक समाज को बिरघाट कर रहा है और एक अलग प्रकार की आधुनिकता को जन्म दे रहा है। तो यह स्टेटमेंट किसकी है? जिंगट ओमैन की, एंथनी गिडिंग्स की, उलरिच बेक की या जीन बाउड्रिलॉट की? तो यह स्टेटमेंट है उलरिच बेक की। जिस प्रकार आधुनिकीकरण ने समाज की सामंतवादी व्यवस्था को मतलब खत्म किया था, उसी प्रकार आज आधुनिकीकरण औद्योगिक समाज को विघटित कर रहा है और एक नई समाज की विकास में वो करेगा, एक अलग प्रकार की आधुनिकता को जन्म देगा। तो ऐसा उलरिच बेक मानते हैं। अगला है क्रेडेंशियल सोसाइटी की अवधारणा एक ऐसे समाज के लिए किया गया है जहां डिप्लोमा और डिग्री के विशिष्ट व्यावसायिक भूमिकाओं के निष्पादन में की अभिक्षमता के साक्ष्य के रूप में देखा जाता है। तो क्रेडेंशियल सोसाइटी की जो है कॉन्सेप्ट या अवधारणा जो है, उसमें यह चीज़ें होती है कि ऐसे समाज के लिए प्रयोग किया जाता है जहाँ पे लोग डिप्लोमा और डिग्री को या व्यावसायिक भूमिकाओं के निष्पादन के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, या उनकी क्षमतापन का, जिसके पास अच्छी डिप्लोमा और डिग्रियाँ होंगी उन्हें अच्छी क्षमता वाला माना जाता है, तो उसे क्रेडेंशियल सोसाइटी कहते हैं। तो एंथनी गिडिंग्स ने, रेंडन कॉलिंस ने, इवान इलिच ने या पियरे बोर्दियू ने? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा रेंडन कॉलिस। अगला है प्रयोज्य परिकल्पना के लक्षण क्या है? परिकल्पना अवधारणात्मक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। परिकल्पना के अनुभवजन्य निर्देशन होने चाहिए, यह भी होना चाहिए। परिकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए, तो यह कथन नहीं सही है। परिकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए। परिकल्पना का संबंध सिद्धांत निकाय से होना चाहिए, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, अर्थात तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है तकनीकी क्रांति के बारे में कौन से स्टेटमेंट या सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? यह सामाजिक और राजनीतिक नवाचार हेतु वस्तुपरक आवश्यकताओं को सृजन करती है, सही है। यह उन क्षेत्रों का पता लगाने की स्थिति उत्पन्न करती है जो नए संसाधनों की आवश्यकताएं पड़ती हैं, पुराने संसाधनों में सुधार और संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, तो यह तकनीकी क्रांति नहीं होगा। नवीन संस्थाओं के नवीन विशिष्ट जरूरतों हेतु उपयुक्त होना पड़ता है, नए संसाधनों का विकास होता है। तकनीकी क्रांति के प्रति सामाजिक अनुकूलताएं समाज दर भिन्न होती हैं, अर्थात तकनीकी क्रांतियाँ जो है अलग अलग समाजों में अलग अलग होती हैं। तो यह तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 4A, C और D की तकनीकी क्रांति सामाजिक और राजनीतिक नवाचार हेतु वस्तुपरक आवश्यकताओं का सृजन करती हैं। नवीन संस्थानों को नवीन विशिष्ट जरूरतों हेतु उपयुक्त होना पड़ता है और तकनीकी क्रांति के प्रति सामाजिक अनुक्रियाएं समाज दर समाज भिन्न होती है। अगला प्रश्न है
समाज में औद्योगिकरण द्वारा कौन से परिवर्तन लाए गए हैं? तो औद्योगिकरण द्वारा कौन से परिवर्तन लाए गए हैं यहाँ पे पूछ रहा है। ऊर्जा का नया रूप आया है, विनिर्माण एवं बृहद पैमाने पर उत्पादन हुआ। तो यहाँ पे औद्योगिकरण की बात हो रही है। श्रम विभाजन और विशेषज्ञता देखने को मिलती है। वेतन श्रमिक की शुरुआत होती है। कार्य का विकेंद्रीकरण हुआ है। तो कार्य का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ है, कार्य का केंद्रीकरण हुआ है कि जब विशेषज्ञता आ गई तो किसी एक कार्य को विशेषज्ञ करेगा तो उसको केंद्रीकरण बोलेंगे, ना कि विकेंद्रीकरण बोलेंगे। तो हमारा ई ऑप्शन नहीं होगा। बाकी यहाँ ए बी सी डी चारों ऑप्शन होंगे कि ऊर्जा के नया रूप प्रदान हुआ है, विनिर्माण एवं बृहद पैमाने पर उत्पादन हो रहे हैं, श्रमिक विभाजन एवं विशेषज्ञता आई है, वेतन श्रमिक की शुरुआत हुई है। अगला है टोटेमवाद पर विश्वास है। आत्मा और मन में निहित चित्र का, शक्ति और आत्मा में निहित देवता का, शक्ति और शक्ति में निहित आत्मा का, आत्मा और शक्ति में निहित वस्तु का। तो टोटेमवाद एक विश्वास है आत्मा और शक्ति में निहित वस्तु पर। अगला है एस स्टैटिफैक्टरी स्टैटिकल यूनिटी शुड द प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग क्वालिटीज। तो एक सांख्यिकी फैक्ट्री सांख्यिकी स्टैटिकल सांख्यिकी यूनिट की क्या क्या जो है विशेषताएं होती हैं उसको पूछा गया है यहाँ पे। तो प्रोपर्टीनेस होता है, उसके बाद क्लियरिटी होती है और मेजरेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी होती है। तो यह तीनों जो है विशेषता एक सैटिस्फैक्ट्रिकल स्टैटिकल यूनिटी की जो है होती है। एप्रोप्रिएटनेस मतलब एक तो उस प्रश्न का जो हिंदी होगा, एक संतोषजनक सांख्यिकी इकाई का निम्नलिखित में से गुण कौन सा है? तो उपयुक्तता होगी, स्पष्टता होगी और परिमाणात्मकता और तुलनात्मकता होगी। तो यहाँ ए बी सी अर्थात तीनों विशेषताएं देखने को मिलती हैं एक संतोषजनक सांख्यिकी इकाई में। अगला प्रश्न है, दुर्खीम की कौन सी पुस्तक आदिम धर्म के निकटवर्ती व सुविचारित विश्लेषण के प्रति समर्पित कौन है? अर्थात किसमें अपने धर्म की बात इन्होंने कही है। और जो आदिम धर्म की बात करते हैं या टोटमवाद की बात करते हैं, सभी जानते हैं टोटमवाद। तो ऊपर टोटमवाद से संबंधित क्वेश्चन आ ही चुका है। तो मोरल एजुकेशन, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, सुसाइड, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। तो यहाँ राइट आंसर होगा द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में इन्होंने जो है धर्म की चर्चा की है। अगला है, शिक्षा संस्थान एक औपचारिक नौकरशाही संरचना के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? सामाजिकरण का कार्य, ज्ञान संचय का, संस्कृति की नई प्रणाली बनाने के लिए, संस्करण के लिए। तो इनमें से कौन सा कार्य जो है नहीं करता है शिक्षा संस्थान? तो शिक्षा संस्थान सभी को एक समान देखता है। तो यहाँ राइट हो जाएगा संस्करण के लिए शिक्षा संस्थान कार्य नहीं करता है। बाकी सामाजिकरण देता है, ज्ञान का संचय करता है, संस्कृति की नई प्रणाली से तात्पर्य यहाँ पे होता है जैसे हमारे यहाँ कई कुप्रथाएं थी जो शिक्षा या एजुकेशन के माध्यम से ही दूर की जा सकी हैं। तो यह सब चीज़ें, तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 होगा। अगला है, पारिवारिक जीवन के अंधेरे पक्ष, डार्क साइड पर निम्नलिखित में से किसने ध्यान
आकृष्ट किया है? डार्क साइड। तो डार्क साइड पर उदारवादियों ने, प्रकार्यवादियों ने, संरचनावादियों ने या स्त्रीवादी नारीवाद। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा स्त्रीवादी नारीवाद ने जो है पारिवारिक जीवन के अधेरे पक्ष अर्थात घरेलू हिंसा जैसे फैक्टों पर जो है ध्यान आकृष्ट किया है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन है, एक असेशन है, दूसरा रीजनिंग है। तो अभिकथन यहाँ पे है, परतंत्र चर स्वतंत्र चरों के प्रभाव का परिणाम या नतीजा होता है, क्योंकि स्वतंत्र चर वह चरण होती है जो परीक्षण के दौरान परिचालित की जाती है। तो परिचालित की जाती है। तो दोनों कथन सत्य हैं कि पर स्वतंत्र चरों के प्रभाव का परिणाम या नतीजा देखने जाता है। परतंत्र यहाँ पे आश्रित चर की बात हो रही है या नियंत्रित चर की बात हो रही है। स्वतंत्र चर पे हम क्या होते हैं, स्वतंत्र चर पे जो किया जाता है उसको मैनिपुलेशन किया जाता है, जिसका प्रभाव हम नियंत्रण वाले चर पे देखते हैं। तो ये और दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अस्थिर परिवार की शब्द की जो है बात की है? तो अस्थिर शब्द, तो इस क्वेश्चन पे भी जो डाउट में रखा गया है, काफ़ी लोगों ने फ्रेडरिक लेप्ले को माना है, लेकिन जो आंसर की में दिया गया हुआ जॉर्ज सिमेल को दिया है। तो यहाँ पे हम आंसर की को मान के चलेंगे कि जॉर्ज सिमेल ने अस्थिर परिवार की बात कही है, लेकिन जहाँ तक हम पढ़े हैं कि अस्थिर परिवार की बात फ्रेडरिक लेप्ले ही करते हैं। तो यह भी क्वेश्चन चैलेंज हुआ होगा, या तो हटेगा या तो देखा जाएगा, तो इसको भी डाउट में रखते हैं। अगला है, ग्रामीण विकास परियोजना के नियोजन और क्रियान्वयन के निम्नलिखित सोपानों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही क्रम में व्यवस्थित करना है तो आधार रेखा सर्वेक्षण होगा। पहले सर्वेक्षण करेंगे किसको, किसी लाभ की ज़रूरत है या नहीं है, तो बी हमारा पहले पायदान पे आ जाएगा। उसके बाद होगा लाभार्थियों का चयन, सर्वेक्षण करेंगे किसको देना है नहीं देना है। उसके बाद हमारा आएगा डी कार्य निष्पादन। उसके बाद यहाँ पे ई ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन इंग्लिश वाले में दिया है, हिंदी वाले में ऑप्शन जो है गायब कर दिया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माना अंग्रेजी को ही माना जाता है, तो ये भी क्वेश्चन जो है डाउट टाइम रखिए। ये चैलेंज तो नहीं होगा, या चैलेंज हिंदी के माध्यम से लेते ही नहीं हमेशा, कहेंगे कोई भी त्रुटियाँ होती हैं तो अंग्रेजी को मान्य करते हैं। तो इसमें पांचवा ऑप्शन गायब किया है, लेकिन राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका BADEC। तो इसको 1 मिनट रुकिए, हम इसका अंग्रेजी वर्जन चेक करते हैं और दूसरे पेपर में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो है इंग्लिश वर्जन नहीं मिला है, तो जब भी फाइनल आंसर की आएगी या पेपर डाउनलोड होने पे आएंगे तब इसको देखा जाएगा, लेकिन राइट आंसर जो है यहाँ पे यही होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दिए गए कूटों के अनुसार। तो ये भी बहुत सिंपल सवाल, इजी प्रश्न था, हर बार आता है। ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं आपके काल मैक्स वेबर। तुलनात्मक विधि की बात करते हैं इमाइल दुर्खीम। द्वंद्वात्मक विधि की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। और नव प्रकार्यवादी जो है जेफ्री सी अलेक्जेंडर। तो यहाँ राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने संस्कृति के मिश्रित प्रकारों को स्थानीय विषय और सहभागी में वर्गीकृत किया है? किसने संस्कृत के मिश्रित टाइप को स्थानीय विषय और सहभागी में वर्गीकृत किया है? तो आई रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, एम जॉन डीवी,
B.A. लेविस, रॉबर्ट ई वार्ड या G.A. आलमंड और बार्मा। तो यह आलमंड और बार्मा हैं जिन्होंने संस्कृति के मिश्रित प्रकारों को स्थानीय विषय और सहभागी में वर्गीकृत किया है। अगला है, किसने कहा है कि पारंपरिक भारत में तार्किक वैधानिक सत्ता और नौकरशाही सामाजिक संरचनाओं में वृद्धि के लिए एक विकसित सामाजिक सांस्कृतिक आधार नहीं है। विकसित सांस्कृतिक सामाजिक आधार जो है नहीं है। तो यह जो स्टेटमेंट है यह मैक्स वेबर से संबंधित है कि इन्होंने भारत के संदर्भ में कहा कि भारत के जो भी धार्मिक या भारत में जो भी तार्किक वैधानिक सत्ता और नौकरशाही सामाजिक संरचना है उसके लिए भारत में सांस्कृतिक आधार नहीं देखने को मिलता है, इस कारण से वहाँ पे नहीं विकसित हुआ है। मैक्स वेबर प्रमुखतः 6 धर्मों के अध्ययन करते हैं। उस आधार पर इन्होंने समाज के डेवलपमेंट अर्थात धार्मिक नैतिकता के आधार पर समाज के विकास की बात कही है। अगला है, सौराष्ट्र एक कस्बे महुआ में परिवार के अध्ययन निम्नलिखित में से कौन संबंधी है? MS IP देसाई, MS शाह, इरावती कर्वे या मेंडल बाम। तो महुआ परिवार की बात करते हैं, IP देसाई अध्ययन करते हैं। अगला है, एक कॉन्सेप्ट यूज बाय मैनुअल कैसल टू रेफर द प्रोसेसर ऑफ द consumption of common goods and promoted by the city such the transport service and leisure amenities is called control conjunction, collective conjunction, civil conjunction या comparative conjunction। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सामूहिक उपभोग। नहीं, सामूहिक उपभोग की बात एक कर रहे हैं। मैनुअल कैसल के द्वारा शहर द्वारा संवर्धित सामान्य सुविधाओं के उपभोग में प्रक्रियाओं को दर्शाने हेतु प्रयुक्त अवधारणा कहलाती है सामूहिक उपभोग। यहाँ पे आपका RC आ गया है, कंप्रेहेंशन। तो कंप्रेहेंशन जो है यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग पढ़ के कर सकते हैं, तो सही है। तो आज की वीडियो जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।